इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम। इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम और बरसग़ीर पाक व हिंद के लोगों के लिए एक नुमाइंदा पार्टी के तौर पर उसके वक्त के बाद गैर जानिबदाराना नुमाइंदगी पर इसके दावों का असर जायज़ा लेने की ज़रूरत महसूस हुई। कांग्रेस ने अपने वजूद के आगाज़ से ही हिंदुओं के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर की थी। कांग्रेस के कुछ रहनुमाओं ने कौमी तहरीक की आड़ में बरसग़ीर में हिंदू राज कायम करने के लिए इनक़लाबी पॉलिसी अपनाई। सर सैयद अहमद ख़ान की ये पेशीन गोई जल्द ही सच साबित हुई कि हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ़ कौमें हैं जिनके नज़रियात मुख्तलिफ़ हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान इस मुस्लिम मुखालिफ मौक़िफ़ से बहुत मायूस हुए जो बज़ाहिर कांग्रेस ने अपनाया था। बंगाल की तक़सीम और उर्दू हिंदू तनाज़ा के बाद होने वाले वाक़यात ने मुसलमानों की सियासी तौर पर ख़ुद को अलग कम्यूनिटी के तौर पर मुनज़्ज़म करने की ख्वाहिश को तक़वियत दी। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में अल इंडिया मुस्लिम लीग की पैदाइश इसी ख्वाहिश के इजहार के तौर पर हुई। मुस्लिम लीग के क़याम की वजूहात दर्ज झेल है। एक, कांग्रेस का मुसलमानों के तय लाताल्लुक़ रवैया। अल इंडिया नेशनल कांग्रेस एक पहले से अक्सरियती हिंदू तंजीम थी। इसके मुफादात हमेशा मुसलमानों के मुफादात से मुतसादिम रहे। 1906 तक मुस्लिम रहनुमा इस बात पर कायल हो गए कि उनकी अपनी पार्टी होनी चाहिए जो तमाम अहम मौक़े पर कम्यूनिटी के लिए बात कर सके। 2, तालीमी और मुआशी पसमानदगी। मुसलमान तालीम और मुआशी तरक्की में हिंदुओं से बहुत पीछे रह गए थे। तालीमी और मुआशी हालात को सिर्फ एक अलग मुस्लिम तंजीम के क़याम से ही बेहतर किया जा सकता है जो मुसलमानों की ख्वाहिशात की नुमाइंदगी कर सके। 3, उर्दू हिंद तनाज़ा। उर्दू हिंदू तनाज़ा हिंदुओं के इस मुतालबे के साथ शुरू हुआ कि देवनागरी रस्म अलख़त में उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़बान बनाया जाए। यूपी के इस वक्त के गवर्नर सर एंथोनी मैकडॉवेल ने उर्दू को सरकारी दफ़ातर से बेदखल कर दिया। कांग्रेस ने वाज़े तौर पर हिंदी का साथ दिया और उर्दू के ख़िलाफ़ तहरीक की हिमायत की, और उर्दू की हिमायत करने वाली कोई दूसरी सियासी जमात नहीं थी। इस तरह एक मुस्लिम सियासी जमात की तश्कील की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की गई। स्लाइड एजुकेशन की वीडियो में एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाजमी करें। 4, मंटो मारुले इस्लाहात का इर्तिका। अहम मोड़ 1906 के मौसम गर्मा में जॉन मोरली की बजट तकरीर के दौरान आया जिसमें उन्होंने आईनी इस्लाहात का इशारा दिया था। उस वक्त मुसलमानों के पास अपना हिस्सा मांगने के लिए कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं था। इस पर दोबारा जोर दिया गया कि वो एक अलग सियासी प्लेटफॉर्म चाहते हैं। 5, शमला डिपुटेशन की कामयाबी। मंटो ने मुसलमानों के मुतालिबात पर पूरी हमदर्दी की पेशकश की। डिपुटेशन की कामयाबी ने मुसलमानों को अपनी अलग सियासी अंजुमन बनाने पर मजबूर किया। 6, मुस्लिम हस्ती को बचाने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान का ये अक़ीदा कि मुसलमान किसी न किसी तरह एक अलग वजूद हैं। मुसलमान ये नहीं मानते थे कि हिंदू और मुसलमान एक कौम बनते हैं। वो मज़हब, तारीख़, ज़बान और तहज़ीब के एतबार से मुख्तलिफ थे। मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी हो गया कि वो अपनी सियासी जमात कायम करें। अल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने की करारदाद नवाब सलीमुल्लाह ख़ान ने मंजूर की और हकीम अजमल ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना ज़फ़र अली ने इसकी हिमायत की। ये करारदाद 30 दिसंबर 1906 को अल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंजूर की थी। इसके मसवदा आइन की तैयारी के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई। सर आगा ख़ान को सदर और सैयद हसन बिलगिरामी को सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया, जबकि नवाब मोहसिन अल-मालिक और नवाब वक़ार अल-मालिक को 6 नायब सदूर के साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया। 40 अराकीन पर मुश्तमिल एक मरकज़ी कमेटी भी तश्कील दी गई। इस तरह मुस्लिम लीग कायम हुई और मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा बन गई। इन हालात को जानना जिनकी वजह से मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया, ये जानना मुश्किल नहीं था कि इसका मकसद क्या था।
تاہم مسلم لیگ نے اپنے مقاصد کے طور پر درج ذیل نکات رکھے: ایک، مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے تئیں وفاداری کے جذبات پیدا کرنا اور غلط فہمی اور شکوک کو دور کرنا۔ دو، مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت اور انہیں حکومت کے نوٹس میں لانا۔ تین، مسلمانوں میں ہندوستان کی دیگر کمیونٹیز کے خلاف تعصبانہ جذبات کو ابھارنے سے روکنا۔ انڈیا مسلم لیگ کا پہلا اجلاس 29 دسمبر 1907 کو کراچی میں ہوا اور اس کی صدارت آدم جی پیر بھائی نے کی۔ شروع سے یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ انڈیا مسلم لیگ برطانوی رائے عامہ کو اپنے حق میں جتائے بغیر خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ سید امیر علی نے لندن میں مسلم لیگ کی شاخ قائم کی۔ افتتاحی اجلاس 6 مئی 1908 کو لندن کے ایکسٹن ہال میں منعقد ہوا۔ اس میں مسلمانوں اور ان برطانوی لوگوں نے شرکت کی جنہوں نے اپنے نقطہ نظر کی حمایت کی۔ ایک سیاسی ادارہ وجود میں آیا جس نے بے صغیر پاک و ہند کے مسلم عوام کی تقدیر میں فیصلہ کن کردار ادا کرنا تھا۔ جس دن مسلم وفد نے علیحدہ رائے دہندگان کے مطالبے کو تسلیم کر لیا، اس دن مسلم آزادی کی جدوجہد کا نقشہ ترتیب دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کے قومی شعور کی نشوونما کا آغاز تھا۔ اس نے مسلم لیگ کی شکل میں ظاہری ادارہ جاتی اظہار پیدا کیا، جسے 40 سال کی جدوجہد کے بعد مسلمانوں کو ان کی قومی امنگوں کی تکمیل کے لیے پہنچانا تھا۔ مسلم لیگ مسلمانوں کی ایک عوامی تحریک بن گئی اور 1974 میں پاکستان کے حصول میں کامیاب ہوئی۔ دراصل قائد اعظم محمد علی جناح جیسی قیادت کی نئی نسل نے اس کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کیا۔ منٹو موریلی اصلاحات میں علیحدہ نمائندگی کے مطالبے کی منظوری کے بعد مسلم نمائندگی کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے سیاسی جماعت کا ہونا عام فہم تھا۔ مسلم لیگ کے اثرات چاہے کچھ بھی ہوں، لیکن اس نے واضح کر دیا کہ مسلمانوں کے مفادات کو ہندوؤں سے بالکل الگ رکھنا چاہیے۔ مستقبل میں دونوں برادریوں کا کوئی اتحاد ممکن نہیں تھا۔ اس نے مسلمانوں کی تقدیر کے جہاز کو سیاسی افراتفری اور افراتفری کے ذریعے محفوظ طریقے سے پاکستان کی محفوظ بندرگاہ تک پہنچایا۔